अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे? ऐसे पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, सिर्फ बाहर से वो रिमिटेंस भेजते हैं या प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो फिर आपने ये वाली रिटर्न फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में आपका सेविंग अकाउंट है जिस पे आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, प्रॉफिट्स आते हैं, कोई रेंटल इनकम आती है, आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उससे आपको इस साल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने एक दूसरा फॉर्म जो है वो भरना होता है। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ वो नॉन रेजिडेंट हैं और बाहर से उन्होंने जस्ट अपने अकाउंट में रिमिटेंस की है या कोई प्रॉपर्टियां परचेज की हैं, बस सेल नहीं की। तो फिर आपने ये फॉर्म जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है। जो दूसरे लोगों के लिए भी है ना जिनकी इनकम है पाकिस्तान में, उसकी वीडियो मैं इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा। तो ये सिर्फ उनके लिए जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। आपने डिक्लेरेशन पे आना है। और अच्छा सॉरी, एक और चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो ना, तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पहले आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना होता है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे ये फाइनेंस एक्सपर्ट, तो आप लिखेंगे हाउ टू मेक एनटीएन बाय फाइनेंस एक्सपर्ट, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फाइलर होने के लिए आपने 2023 की रिटर्न फाइल करनी है और साथ एटीएल का चलान पे करना है। एटीएल का चलान कैसे बनाना है, कैसे पे करना है, ये 3 मिनट की वीडियो में मैंने बताया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। रिटर्न कैसे फाइल करनी है, 2023 की भी ऐसे ही होगी, 24 की भी ऐसी होगी, ये सेम प्रोसेस है। चले हम स्टार्ट करते हैं। आपने जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है यहाँ पे आना है और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, इसको क्लिक करें। जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ पे वो साल लिखें। अब जैसे मैं 2024 कर रहा हूँ तो 2024 आ जाएगा। अगर 23 की करनी है तो आप 23 कर लें, 22 की करनी है तो 22 कर लें, लेकिन अगर आप फाइलर होना चाहते हैं ना, तो फिर आपको 2023 की रिटर्न पहले करनी पड़ेगी, साथ एटीएल का चलान भरना पड़ेगा 1000 का, फिर आपका स्टेटस फाइलर होगा। अगर पिछले साल आपने की है तो अब 2024 की आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें इनकी जो रिटर्न है नॉन रेजिडेंट्स की जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं होती, इनकी बस सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग होती है, या अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है, ठीक है, तो वो उसका टैक्स क्लेम कर सकते हैं। या जैसे पाकिस्तान में अगर जो मोबाइल सिम्स उनके नाम है उसका टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे आप उसका नाम लिखें, सिम का नंबर लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्लस पे क्लिक करते जाएं, ऐड करते जाएं। फर्ज किया इस पर हम कहते हैं जी हमारा टैक्स इतना कटा था, इसको कैलकुलेट कर दें। अब इस तरह नीचे आए। अब देखिए अगर आपके घर इंटरनेट का बिल लगा, मीटर है, मतलब किसी का कनेक्शन कंपनी का लिया हुआ है, पीटीसीएल का, नया टेल का, या कोई और कंपनी, तो वो आपको जो बिल देती है उस पर इनकम टैक्स होता है, आप वो भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी परचेज की है अपने नाम पे तो उसका भी टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई उसका गाड़ी सेल किया उस टाइम टैक्स पे किया, उस पर जो इनकम टैक्स एडवांस टैक्स होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको वापस मिलेगा, शो ये रिफंडेबल ही होता है, लेकिन आपको पता है कि एफबीआर इतना अच्छा नहीं है कि वो पैसे वापस करे। पाकिस्तान में एफबीआर पैसे नहीं वापस करता, बुक्स में बड़ा लिखा होता है कि आपने 45 डेज में पैसे वापस करने, लेकिन जैसे मैं पहले बताता हूँ कि एफबीआर खुद टैक्स लॉज को नहीं मानता, तो उसने और क्या करना है। बहरहाल ये पैसे वापस नहीं होंगे, बस ये है कि आपकी तसल्ली हो जाएगी कि ये रिकॉर्ड में आ गया है, रिफंडेबल शो हो रहा है, वापस नहीं होता ये। अब जैसे आपने कोई गाड़ी रजिस्टर कर की है, मतलब नई गाड़ी ली है, तो यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर लिखें। सॉरी, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने थोड़ी सी डिटेल लिख लेनी है, जो आप लिखना चाहें अपनी गाड़ी की लिख सकते हो। यहाँ पे डिटेल लिख के सबमिट करें और उसके बाद जो इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स आपने पे किया है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसको कैलकुलेट करें। ये आपने ना कैलकुलेट के साथ साथ इसको सेव भी करते रहना है, ताकि ये डाटा आपका जो है ना वो लॉस्ट ना हो, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा फिर आप सेव नहीं करते, तो जैसे ही आप इसको करोगे ना, दूसरे फॉर्म पे जाओगे या बंद करोगे तो डाटा ख़त्म हो जाएगा। अब कंप्यूटेशन पे आए तो आप देखें कि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। आपने अपने फाइनल टैक्स में, इसमें एडजस्टेबल टैक्स में सारा कुछ लिख लिया है। आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है तो फिर आपने ये करना है, मैंने अब जैसे स्टार्ट में बताया, अगर पाकिस्तान में कोई भी इनकम है फिर ये फॉर्म आपने फिल नहीं करना। वेल्थ स्टेटमेंट में आए, सबसे पहले रिकन्सिलेशन में आए। अब आप चाहे पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो, चाहे दूसरी दफ़ा कर रहे हो, चाहे जब भी कर रहे हो, अब ये मैं वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी फॉरेन रिमिटेंस में आके अपनी रिमिटेंस लिखनी है, जो इस पूरे साल में
जैसे अब ये 2024 है ना, तो ये स्टार्ट होता है जुलाई 2000 यकम जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। जो 2023 है वो स्टार्ट होता है यकम जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। मतलब इस पूरे साल में आपने जो रिमिटेंस अपने बैंक अकाउंट में की है वो अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। अब अगर आपने अपने बैंक में नहीं भेजी, आपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में भेजी है, तो फिर उसमें रिस्क है, कोशिश करें उसको ना लिखें। या आप अगर बाई हैंड डॉलर लेके आए हो या रियाल लेके आए हो, तो फिर अगर आपने एक्सचेंज यहाँ से करवाए हैं, उसकी स्लिप आपके पास अवेलेबल है, तो फिर उसको लिखें, वरना ना लिखें। क्योंकि एफबीआर ने नोटिस इसी चीज़ का देना होता है कि जी आपने रिमिटेंस इतनी लिखी है तो इसको प्रूव करें। या तो वो बैंक में आई हो आपके पास, या आरडीए अकाउंट में आई हो तो ज़्यादा बेस्ट है। या आपने अगर एक्सचेंज के थ्रू उसको एक्सचेंज करवाया है, बाई हैंड लेके आए थे, तो फिर स्लिप होना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ की स्लिप नहीं है आपके पास, तो फिर यहाँ पे उसको क्लेम भी ना करें, क्योंकि एफबीआर को वैसे नहीं पता लगेगा जब तक आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जी हमारी टोटल रिमिटेंस जो हुई है वो 45 लाख हुई है। मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। रिमिटेंस में मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि अब रिमिटेंस आपने लेनी कौन कौन सी अमाउंट है, ठीक है। अब अगर आप गलती से सारी ले लेते हो, लोकल ट्रांसफ़र भी ले लेते हो, जैसे बाज़ दफ़ा ये होता है नॉन रेजिडेंट्स के केस में, आपका दोस्त आपके साथ बाहर रहता है, उसने आपको वहाँ पे पैसे दे दिए और आपको कहा कि मैं आपको ये पैसे आपके लोकल अकाउंट में पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने लोकल अकाउंट से, तो आप उसको भी रिमिटेंस कंसीडर कर लेते हो, तो वो रिमिटेंस नहीं होगी। रिमिटेंस सिर्फ वो अमाउंट है जो बाहर से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से आपने ही भेजी हो, चाहे जिस मर्जी बंदे ने भेजी है, बाहर से अगर आपके अकाउंट में आई है तो वो रिमिटेंस है, इसके अलावा कोई रिमिटेंस नहीं है। यहाँ पे रिमिटेंस लिखने के बाद आप अपने आए पर्सनल एक्सपेंस में। अब देखें यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंस एक अप्रोक्सीमेशन की बेस पर डालने होते हैं। हर बंदे का अपना एक लिविंग स्टाइल होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है। अब देखें इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है, एक तो आपने देखनी है कि आपका अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपकी फैमिली पाकिस्तान में यूज़ कर रही है, तो एटलीस्ट जितने आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस हुए हैं उनको लाजमी जहन में रखें। और दूसरा, अगर आपने जो है ना फॉरेन ट्रैवलिंग ज़्यादा की है, मतलब पाकिस्तान आए हो, गए हो, फिर बाहर ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो, तो उसको ध्यान में रखें कि ट्रिप कितने हुए हैं आपके। तो उसके मुताबिक अपना अपना यहाँ पे एक्सपेंस आपने शो करना है। फ़र्ज़ किया आपने 10 ट्रिप किए हैं, आना जाना किया है, फिर आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड पे भी कोई 8-10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई हैं, और यहाँ पे आप पर्सनल एक्सपेंस में डाल दो 5 लाख रुपए, तो वो चीज़ें फिर मिसमैच होंगी, वो मतलब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आपने कोई ट्रैवल भी इतना नहीं किया, आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं करते, कैश ही सारा यूज़ होता है, तो फिर बेशक आपका 1 करोड़ रुपया एक्चुअल एक्सपेंस हुआ हो, तो आप अगर 5 लाख भी लिख दोगे तो एफबीआर उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना था। और ये आपने कम ही रखना है, एक्चुअल एक्सपेंस को बढ़ाना नहीं आपने, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस को अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी वाइट मनी कम हो जाएगी जो कि रिमिटेंस के थ्रू आ रही है, और वो एक्सपेंस के थ्रू जो है ना वो कम होती जाएगी। तो बहरहाल आपने अगर एक्चुअल अमाउंट है जिसमें कंसीडर आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड करना है और अपनी फॉरेन ट्रैवलिंग करनी। इसके अलावा जो लोकल एक्सपेंस होते हैं घर के, खाने पीने के, होटलिंग के, ये आप अपनी मर्जी से इसको मतलब एक आइडिया ले लें और उसको लोअर साइड पे रखते हुए लिखें। अब फर्ज किया मैंने रिमिटेंस की है 45 लाख, मैं कहता हूँ इस पूरे साल में टोटल हमारा जो एक्सपेंस है वो 15 लाख हुआ है, तो इसको हम 14 इसको कर लेते हैं। अब ये टोटल हमने 15 लाख अपना एक्सपेंस शो कर दिया, ठीक है। इसको साथ आप सेव कर लें। अब उसके बाद एसेट्स की बारी आ जाती है। मेन जो आपकी चीज़ होती है वो एसेट्स है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब आप अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये फॉर्म सारा ब्लैंक होगा, आपने हर चीज़ इसमें ऐड करनी है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर रहा कि आप हमें पैसे देंगे तो फिर ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो ये ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहा। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप खुद अपनी वर्किंग आराम से ऑनलाइन कर सकते हो। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है जी। अब इसमें हम प्रॉपर्टी कैसे ऐड करेंगे, देखें। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, उसका एरिया लिखें, उसका एड्रेस लिखें। आपने मेन एड्रेस लिखना है, वो ज़्यादा डिटेल वाले एड्रेस में नहीं जाना, ठीक है। आपको इनहेरिटेड मिली है तो मार्केट वैल्यू लिख दें, जिस वक्त आपको मिली थी उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या थी। परचेज की है तो जो एग्रीमेंट पे वैल्यू है या जो रजिस्ट्री वैल्यू का एग्रीमेंट बना हुआ है उनमें से कोई भी लिख सकते हो। ये मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड ऐड कर दी, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो जो प्रॉपर्टी 30 जून वाले दिन आपके पास है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मतलब जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 30 जून को आपने खड़े होकर देखना है।
अगर आप पिछले साल आपने फाइलिंग की थी तो एज इट इज़ पिछली प्रॉपर्टीज आएंगी, जब तक वो आती रहेंगी, जब तक आप इसमें से कुछ सेल नहीं करते। चाहे वो 10 साल आप सेल ना करो, ये हर साल आएगी। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने पिछले साल लिखी थी तो अब यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ। डिलीट उसी वक्त होगी जब आप इसको सेल करोगे। अब ये प्रॉपर्टी आपने पिछले साल ऐड की हुई थी, मतलब ये कमर्शियल एंड आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो भी थी, कमर्शियल रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एक में ही आएगी। अब इसकी वैल्यू भी आपने नहीं बढ़ानी। आप ये कहें जी मैंने 15 लाख का प्लॉट लिया था डीएचए का आज से 15 साल पहले, तो इस वक्त वो 1.5 करोड़ का है तो अब मैं इसको 1.5 करोड़ कर दूं, ऐसे नहीं करना। इंक्रीज वैल्यू में उसी वक्त करना है जब आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करोगे। अगर आपने प्लॉट को घर में कन्वर्ट किया है तो फिर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करो, ठीक है, और यहाँ पे भी आप प्लॉट की जगह उसको हाउस कर दो, फिर आपने करनी है, वैसे नहीं इंक्रीज करनी। कोई नई प्रॉपर्टी ली है उसको भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, उसकी डिटेल लिखें, एरिया एड्रेस लिखें, जितने की ली है वो ऐड कर दें। उसके बाद जी नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो ऐड करने हैं। जो पिछले साल किए थे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उनके 30 जून 2024 के बैलेंस आपने लिख लेने हैं, क्योंकि मैं 2024 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अगर आप 2023 की कर रहे हो तो 30 जून 2023 के क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे कि उस दिन बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे। अगर कोई आपका अकाउंट आपने क्लोज कर दिया है तो उसको डिलीट कर दें। कोई नया अकाउंट ओपन किया है तो उसको यहाँ से प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ जी आरडीए अकाउंट इन यूएसडी। अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी हमारा अकाउंट यूएसडी में है तो उसको कैसे करना। उसका आपने फ्रेंड्स ये करना होता है कि 30 जून वाले दिन उसमें जितने डॉलर पड़े थे, जैसे मैं अब 2024 की फाइल कर रहा हूँ, तो 30 जून 2024 वाले दिन मेरे अकाउंट में फ़र्ज़ किया $1000 पड़ा हुआ था, तो आपने $1000 को गूगल पे जाके उसका रेट ले लेना है, PKR2 USD ऑन डेटेड 30 जून 2024। तो जो रेट आ रहा हो उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। अगर आप 2023 की फाइल कर रहे हो तो 30 जून 2023 का जो USD टू पाक रुपीज आपको रेट मिल रहा हो, आपने यूएसडी को उसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि अक्सर नॉन रेजिडेंट्स के केस में यही चीज़ें आ रही होती हैं। मैं मेरी कोशिश है कि मैं कोई चीज़ आप जो ना पीछे रह ना जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा। अच्छा, ये गोल्ड ज्वेलरी जो है ना, अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपको मैं मशवरा दूंगा इसको ज़्यादा शो ना करें, इसको कम ही रखें, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्यूचर में अगर आप इसको बेच के वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ जाता है, तो इसलिए इसको कम रखें। जो चीज़ बढ़ानी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। हाउस होल्ड में एक अमाउंट लिख लें, ये आपके घर की चीज़ों की वैल्यू होती है, जिसमें आपका फर्नीचर, जूते, कपड़े, किचन का सामान, एवरीथिंग आ जाती है। वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ये आके किसी ने वेरीफाई नहीं करनी, ठीक है। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ठीक है, वॉचेज़ आपकी, ये सारी गैजेट्स आ जाते हैं, तो वो आपकी जितनी वैल्यू आप लिखना चाहें आप लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश की अमाउंट आप अभी लिख लें, ठीक है। और ये कैश की अमाउंट बेशक आपके पास ज़ीरो कैश हो, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे एक हेल्दी अमाउंट लिखनी है कि फ्यूचर में कभी भी वाइट मनी का इशू हो तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये प्रोवाइड करती है, हम उसमें बच सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही कैश ना रखें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना वो समझ लें कि वो एक बारीक जग सी तार पे चल रहे हो, तो फिर हल्का सा भी अगर आपके उसमें एसेट्स में कोई मसला बना ना तो फिर आप फंस जाओगे, फिर सारी पीछे से रिवाइज करनी पड़ेगी। तो कैश अगर नहीं भी है ना तो भी लिखना ज़रूर है आपने। फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे कैश लिख लो आप, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, कैश लिख लिया आपने, उसके बाद सारी अमाउंट आपने फिल कर लेनी है। जब आपने सब कर लिया इसको सेव कर ले। अब यहाँ पे मैंने कैश भी लिख लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करोगे तो अब तो ये अमाउंट आ रही है नेगेटिव में, जब आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होगे तो ये डेफिनेटली अमाउंट आएगी पॉजिटिव में, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पॉजिटिव अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है और ये वाला जो बॉक्स होगा ना ये ब्लैंक होगा, नेट एसेट प्रीवियस ईयर, आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है इसको और यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आपने इसको यहाँ से सेव करके सबमिट कर देना है, वेरीफाई करके। ये पहली दफ़ा वालों के लिए। अब अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो ऑन, ठीक है, तो पहले आप ये करें अपना कैश जो है वो इसको ज़ीरो कर दें, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होती है। पहले सबसे पहले आप देख लें कि आपके एसेट्स जो थे वो 30 जून वाली डेट में सारे पूरे आ गए हैं। कोई आपके नाम पे गाड़ी तो नहीं आई, अगर कोई गाड़ी आपने ली थी तो उसको भी ऐड करें। गाड़ी कैसे ऐड करनी है ये मैं बता देता हूँ दोबारा आपको। यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखें, ठीक है, इसकी जो भी डिटेल आप लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हो। ये मैं तो जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। देखें स्पेस बनी हुई है,
आप जो डिटेल देना चाहें दे सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गाड़ी की भी अमाउंट डाल देता हूँ कि जी ये गाड़ी भी मैंने ली है। आपने सारे एसेट्स देख लिए। उसके बाद जब आप रिकंसिलेशन में आएंगे तो अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे तो ये अमाउंट नेगेटिव में ही आनी चाहिए। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की है, आपकी चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, तो ये पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। हाँ, नेगेटिव में आए तो कोई मसला नहीं, आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और जो कैश की अमाउंट आपने पहले ज़ीरो की थी, ठीक है, आपने वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है और इसको सेव करें। अब देखें, आप देखेंगे तो आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये जीरो हो जाएगी, इसको जीरो करना है आपने। अब ये नेगेटिव वाली अमाउंट जो होती है ना, इसके दो हल हैं, या तो आप इसको कैश में जमा कर लें, मतलब कैश में जाके पेस्ट कर लें, या अगर आप कहते हो नहीं मैंने कैश में नहीं करना या कैश को नहीं बढ़ाना, तो फिर ये अमाउंट जो नेगेटिव में आ रही है इसको अपने पर्सनल एक्सपेंस में यहाँ पे जाके ना ऐड कर दें। जब पर्सनल एक्सपेंस आप इतनी अमाउंट से बढ़ाओगे तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव वाली जो है खत्म हो जाएगी। ये जी नॉन रेजिडेंट्स की रिटर्न थी, इसमें आपका पेमेंट करने वाला कोई टैक्स नहीं बनेगा कि आपको टैक्स पे करना पड़े। जो रिमिटेंस होती है वो टोटल एग्जेम्प्ट होती है। मैंने कोशिश की मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा।